नमस्कार। भारत की आज़ादी ये कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं है ना? ये एक लंबे, उलझे हुए संघर्ष की दास्तां है। इसमें साहसी नेता थे, क्रांतिकारी सोच थी और ऐसे ऐसे मोड़ आए जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। तो आज हम इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलेंगे और देखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को किन चीज़ों ने असल में गढ़ा। अच्छा, तो इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी कैसे भड़की और फिर उन संगठनों के बारे में भी जानेंगे जो इस पूरे आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे। तो फिर चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नींव की। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन कोई एक दिन में तो खड़ा नहीं हो जाता। हमें ये समझना होगा कि 19वीं सदी में एक अखंड भारत का जो आइडिया था वो पहली बार कैसे शक्ल ले रहा था। शुरू शुरू में लड़ाई सड़कों पर नहीं बल्कि दिमागों में लड़ी जा रही थी और इसमें दादा भाई नौरोजी जैसे लोग कमाल का काम कर रहे थे। सोचिए उन्होंने किया क्या। उन्होंने अंग्रेजों के ही डेटा, उन्हीं के आंकड़ों को उठाया और ये साबित कर दिया कि कैसे भारत का सारा पैसा देश से बाहर जा रहा है। उनकी ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी थी ना, वो एक धमाके जैसी थी। इसने पहली बार लोगों को साफ साफ दिखाया कि अंग्रेजी हुकूमत का मकसद फायदा पहुंचाना नहीं बल्कि भारत का शोषण करना था। और बस इसी आर्थिक चोट ने राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। और यहीं पर ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। अंग्रेजों को क्या लगता था कि कांग्रेस तो बस मुट्ठी भर पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं। वहीं दूसरी तरफ अरविंदो घोष जैसे गरम मिजाज के राष्ट्रवादी थे जो कहते थे कि कांग्रेस के ये चिट्ठियां लिखकर सुधार मांगने का तरीका राजनीतिक भीख मांगने जैसा है। तो यहीं से वो बहस शुरू हुई जो बहुत लंबी चली। सिस्टम के अंदर रहकर इसे बदलें या फिर इसे सीधी टक्कर दें। अब आता है साल 1893। ये साल बहुत ही कमाल का था। आप देखिए, एक तरफ स्वामी विवेकानंद शिकागो में अपनी स्पीच से पूरी दुनिया को भारतीय दर्शन का लोहा मनवा रहे थे। ठीक उसी वक्त एक नौजवान वकील मोहनदास गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, जहां उन्हें वो तजर्बे हुए जिन्होंने उनके सत्याग्रह को जन्म दिया। और इन्हीं सबके बीच एनी बेसेंट भारत आ रही थी। मतलब 3 अलग अलग लोग, 3 अलग अलग रास्ते, पर तीनों की मंजिल एक ही थी, आने वाले वक्त में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बनना। तो अब तक जो चिट्ठियां लिखने और बहस करने का दौर था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लोगों का सब्र टूट रहा था। अब हम उस फेज में जा रहे हैं जहां आंदोलन की आवाज और बुलंद हुई, तेवर और तीखे हुए और तरीके कहीं ज्यादा उग्र हो गए। और इस नए उग्र दौर की शुरुआत हुई अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी गलती से, एक ऐसा फैसला जो उनके लिए उल्टा पड़ गया। 1905 में बंगाल का बंटवारा। लॉर्ड कर्जन ने कहा तो ये कि हम बंगाल को इसलिए बांट रहे हैं ताकि प्रशासन चलाना आसान हो, पर असलियत सबको दिख रही थी। ये सीधी सीधी फूट डालो और राज करो वाली चाल थी। हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश। और यह फैसला एक तरह से बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने जैसा था। इसका जवाब भी फिर उतना ही जबरदस्त मिला, स्वदेशी आंदोलन। लोगों ने विदेशी सामान चलाना शुरू कर दिया और भारतीय आत्मनिर्भरता का नारा बुलंद किया। और उस दिन जब राखी दिवस मनाया गया, जब लोगों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संदेश दिया, तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था कि तुम हमें बांट नहीं सकते। स्वदेशी आंदोलन से जो नई एनर्जी आई ना, उसने कांग्रेस के अंदर ही एक दरार डाल दी। एक तरफ थे नरम दल वाले जो मानते थे कि हमें आराम से कानून के दायरे में रहकर अपनी बात मनवानी चाहिए, और दूसरी तरफ थे गरम दल वाले जिनका साफ कहना था, भैया बहुत हो गया मांगना, अब तो छीन कर लेना पड़ेगा। लाल बाल पाल के नेतृत्व में ये लोग सीधे एक्शन, बाइकॉट और बड़े जन आंदोलनों की बात करते थे। आज़ादी चाहिए कैसे, इस सवाल पर यह पहली बड़ी टक्कर थी। तो एक तरफ तो ये नेता आपस में बहस कर रहे थे और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हथियार उठाने का फैसला कर लिया था। अनुशीलन समिति, जिसका नारा ही था खून का बदला खून, या फिर अभिनव भारत, ये ऐसे सीक्रेट संगठन थे जो चुपचाप काम कर रहे थे। इनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, ताकत से छीनने से मिलेगी। बस यहीं से इस पूरे संघर्ष में एक नया और खतरनाक एंगल भी जुड़ गया।
और फिर 1915 में दक्षिण अफ्रीका से एक ऐसे इंसान की भारत वापसी हुई जो इस पूरे संघर्ष का चेहरा बदलने वाला था। यहीं से शुरू होता है गांधी युग। अच्छा, जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्होंने आते ही कोई बड़ा नेशनल मूवमेंट शुरू नहीं कर दिया। नहीं, उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के विरोध को पहले छोटे छोटे लोकल मुद्दों पर आजमाया, जैसे चंपारण में नील के किसानों का मामला हो या खेड़ा का संघर्ष। इन जीतों से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अहिंसा में कितनी ताकत है। ये एक तरह से बड़े आंदोलन से पहले उनके लिए प्रैक्टिस मैच जैसा था। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। सबसे पहले अंग्रेज लाए रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो कहता था कि किसी को भी बिना मुकदमे के जेल में डाल दो। इसके खिलाफ जब लोग शांति से जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो खौफनाक हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश की आत्मा को हिलाकर रख दिया। बस इसी के जवाब में गांधी जी ने अपना पहला ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया, असहयोग आंदोलन। लेकिन जब चौरी चौरा में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी तो गांधी जी ने फौरन आंदोलन वापस ले लिया। वो अपने अहिंसा के सिद्धांत पर अड़े रहे और इस घटना ने यह भी दिखाया कि इतने बड़े देश को पूरी तरह अहिंसक रखना कितना मुश्किल काम है। तो अब हम आ गए हैं आजादी की लड़ाई के और सबसे अहम दौर में, वो दशक जब आजादी या तो मिलनी थी या सब कुछ खत्म हो जाना था। ये फाइनल राउंड था। अब कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आजादी। दांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ा गया जो ब्रिटिश हुकूमत को सीधी चुनौती थी। फिर 1942 में भारत छोड़ो का नारा तो एक अल्टीमेटम ही था, करो या मरो। और ठीक इसी वक्त देश के बाहर सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज के साथ अंग्रेजों पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। मतलब अब अंग्रेजों पर हर तरफ से दबाव पड़ रहा था। तो 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा। उन्होंने कहा, युद्ध खत्म होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब आजादी फिर भी नहीं। इस पर गांधी जी का जो जवाब था वो इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा, ये एक ऐसे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है जो खुद डूब रहा है। मतलब साफ था, अब तुम्हारे खोखले वादों पर हमें कोई भरोसा नहीं। चलिए अब एक नजर डालते हैं उन नारों और उपाधियों पर जो सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। इंकलाब जिंदाबाद, मतलब क्रांति अमर रहे। ये बस एक नारा नहीं था, ये एक ऐलान था, एक इरादा था। भगत सिंह ने जब इस नारे को बुलंद किया तो ये उन सभी क्रांतिकारियों की आवाज बन गया जो मानते थे कि छोटे मोटे सुधार से काम नहीं चलेगा, पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। ये जो टाइटल है ना, ये भी अपने आप में कहानी है। गांधी जी को महात्मा कहा गया, यानी महान आत्मा। ये उनके आध्यात्मिक पहलू को दिखाता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली, यानी लीडर, जो उनकी जबरदस्त लीडरशिप को सलाम करती है। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी, यानी सम्मानित नेता कहा गया, जो एक कमांडर के तौर पर उनके रुतबे को दिखाता है। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो इज्जत थी जो इन नेताओं ने अपने काम से कमाई थी। एक और बात समझनी बहुत जरूरी है, आजादी की ये लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं और भीड़ का आंदोलन नहीं थी। इसके पीछे एक मजबूत कई सारे संगठनों का, जिनमें से हर एक की अपनी सोच, अपना तरीका और अपनी विचारधारा थी। अगर आप शुरुआती संगठनों को देखें, जैसे ब्रह्म समाज या आर्य समाज, तो ये सीधे सीधे पॉलिटिक्स में नहीं थे। इनका मेन काम था समाज और धर्म में सुधार लाना। लेकिन इन्होंने किया क्या? इन्होंने समाज की बुराइयों पर चोट की और लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर एक गर्व की भावना जगाई। एक तरह से इन्होंने वो जमीन तैयार की जिस पर आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टी की इमारत खड़ी हो सकी। और जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, ये और भी कॉम्प्लेक्स होता गया। मुस्लिम लीग बनी, जिसने एक अलग राजनीतिक राह पकड़ी। गदर पार्टी बनी, जो देश के बाहर से क्रांति की तैयारी कर रही थी। स्वराज पार्टी ने सोचा कि चलो असेंबली के अंदर घुसकर अंग्रेजों से लड़ते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक अलग रास्ता दिखाया।
मतलब हर नया संगठन एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा था और इससे पता चलता है कि आजादी तक पहुंचने का कोई एक सीधा साधा रास्ता नहीं था। तो इन सभी तथ्यों को देखने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इतने सारे अलग-अलग विचार, इतने अलग-अलग नेता और इतने अलग-अलग संगठन, इन सब ने मिलकर आखिरकार एक आधुनिक और स्वतंत्र भारत की इतनी कॉम्प्लेक्स पहचान को कैसे गढ़ा? ये सोचने वाली बात